आज हम इसके पहले कालखंड में जो प्रमेय 59, 60 और 61 बताने वाले थे, जिनमें दो प्रमेय हो चुका था 59 और 60, प्रमेय 61 बच गया था। प्रमेय 61 क्या कहता है? प्रमेय का कथन है, सबसे पहले किसी प्रमेय को सिद्ध करना है तो उसका कथन परीक्षा में दिया जाता है। उस कथन को भली भांति समझ लेना है और समझने के बाद कथन में कौन सी बातें कही गई है और क्या सिद्ध करना है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। कथन में कथन है, वृत्त के एक ही अवधा वृत्त के एक ही अवधा, या उसको दूसरे शब्दों में एक ही खंड कहेंगे। एक ही अवधा में बने दो कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कथन है, वृत्त के एक ही अवधा या एक ही खंड में बने दो कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या दिया है वो देख लेंगे। एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त दिया, वृत्त कहता है, वृत्त बना रहे हैं। दिया है वृत्त COR, केंद्र बिंदु O, वृत्त की त्रिज्या R में चाप AB, चाप AB, A से B तक चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB, चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण AOB। ये देखिए, चाप के दोनों बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर केंद्र पर जो कोण बनता है वो चाप AB का केंद्रीय कोण कहलाएगा, कोण AOB। तथा वृत्त के एक ही अवधा पर बने दो कोण ACB और दूसरा कोण ADB
कोण ACB और कोण ADB है। कथन में देखिए, वृत्त दिया हुआ है, वृत्त हमने लिया COR अर्थात उसका वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है और त्रिज्या R है। एक ही अवधा, इसको पहले समझ लीजिए, एक ही अवधा का मतलब होता है जिस चाप की बात करते हैं उस चाप के बाहर एक ही खंड में, एक ही अवधा मतलब चाप के बाहर एक ही खंड में। तो चाप हमने ए भी लिया है, इस चाप के अलावा जो शेष परिधि का हिस्सा बना उस एक ही खंड में दो कोण, एक ही खंड में दो कोण बने हैं। तो दो कोण के लिए दो बिंदु लेंगे। तो परिधि पर स्थित बिंदु C पर एक कोण बना ACD चाप AB के द्वारा, परिधि पर स्थित दूसरे बिंदु D पर दूसरा कोण बना चाप AB के द्वारा ADB। तो एक ही अवधा में वृत्त के एक ही चाप AB द्वारा एक ही अवधा में बने दो कोण ACB और ADB, ये दो कोण है। हमें दिखाना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। एक ही अवधा में बने दोनों कोण, कोण ACB और ADB दोनों बराबर होते हैं। सिद्ध करना है। कोण ACB और कोण ADB दोनों समान होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ये लाइन में मिटा दूं। दो कोण ACB और ADB दिया हुआ है, सिद्ध करना है दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो कोण ACB बराबर कोण ADB। रचना की आवश्यकता नहीं है, जितना चित्र में दिख रहा है हमने चित्र में जो बनाया उसके अलावा हमको अलग से कोई रचना करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के सहायता से हम इस प्रमेय को सिद्ध कर लेंगे। अब यहाँ उत्पत्ति में देखेंगे, जैसे कि पहले बनाते आए हैं, उत्पत्ति में इस प्रकार से कथन और कारण के दो कॉलम बना लेंगे। पहले में कथन, जो आप जिसकी सहायता से प्रमेय को सिद्ध करेंगे, और उस कथन को लिखने का कारण क्या है वो यहाँ पे उसका कारण बताते जाएंगे। तो सबसे पहले चाप AB लिया है, तो चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है, वो दिया है। चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण कोण AOB है। ये हमको पहले से ज्ञात है, इसको लिखेंगे ज्ञात है या दिया है लिख सकते हैं। हमने ज्ञात है लिखा। फिर इसके पहले प्रमेय में हमने पढ़ा प्रमेय 58। प्रमेय 58 में हमने पढ़ा था वृत्त के किसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग में बने चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि के शेष भाग में बने कोण का दुगुना होता है। तो चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण चाप AB, तो चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB, और इस चाप AB के अलावा शेष परिधि के बिंदु C पर बना कोण ACD। तो प्रमेय के कथन अनुसार, जो हमने प्रमेय पढ़ा था कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उस चाप के द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, ऐसे ही चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB और शेष परिधि के बिंदु D पर बना कोण ADB, ये दोनों का कारण क्या है जो हमने कथन पढ़ा था। यहां लिखना पड़ेगा दोनों के लिए, क्योंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा
केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, जिसको हमने कल सिद्ध भी किया था। ये कोण AOB कोण ACD का दुगुना होगा और कोण AOB कोण ADB का चाप AB के द्वारा बिंदु C पर बनने वाला कोण ACB पढ़ेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं, ACB पढ़ेंगे। और दूसरा कोण ADB। अब ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। बायां पक्ष समान है, दोनों समीकरणों का बायां पक्ष समान है। आपको पहले बता चुका हूं, जब दो समीकरणों का एक पक्ष समान हो तो दोनों की तुलना किया जा सकता है, या एक समीकरण से मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर कोण ACB बराबर कोण ADB। ये हमने क्यों लिखा? ऊपर समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर यह मिल गया 2 गुणा कोण ACB बराबर 2 गुणा कोण ADB। दोनों समीकरणों को तुलना किया, 2 से 2 खत्म हो गए, कैंसल हो गया। तो शेष जो बचा कोण ACB और कोण ADB, ये आपको प्राप्त करना था। कोण ACB बराबर कोण ADB। उत्पत्ति में 3 स्टेप में आपका प्रमेय सिद्ध हो जाता है। छोटा सा प्रमेय है, ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। छोटा सा प्रमेय है, बहुत आसानी से इसको आप अभ्यास करके तैयार कर सकते हैं। केवल हमने एक ही कॉन्सेप्ट लिया और एक ही कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने इस प्रमेय को सिद्ध किया, वो था पिछला प्रमेय 58। प्रमेय 58 कहता है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। केंद्र पर बना कोण AOB और उस चाप के द्वारा शेष परिधि पर बिंदु C पर बना कोण ACB का दुगुना, और उसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है, तब बिंदु D पर बने कोण ADB का दुगुना। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की तुलना करने पर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB और 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADB, तो दोनों पक्षों से 2 का जो गुणा हुआ है 2 को हम कैंसल कर देंगे, 2 कट जाएंगे। तो शेष जो बचता है कोण ACB बराबर कोण ADB, और ये जो अंतिम आपको जो शेष बचा वही हमको ज्ञात करना था। इससे सिद्ध हो जाता है कि किसी वृत्त के एक ही खंड में बने 2 कोण आपस में बराबर होते हैं। यह ध्यान रखिएगा, ये अवधा या उसी को हम एक ही खंड कहते हैं। तो वास्तव में एक ही खंड क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा, पहले ही बता चुका हूं। चाप के अलावा, इस जो हमने चाप लिया उस चाप के अलावा जो दूसरा खंड बच जाता है, वृत्त के 2 खंड होते हैं चाप खींचने के बाद, पहला खंड चाप AB और दूसरा खंड चाप BA। तो इस एक ही खंड में 2 कोण बनेंगे, बिंदु C पर और बिंदु D पर, और इन दोनों कोणों को समान दिखाना है। हो गया स्पष्ट? मिटाएं? ठीक। अब इसके बाद प्रमेय 64
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। प्रमेय 64 का कथन है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो सबसे पहले देख लेंगे चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा, किसे कहेंगे। ये प्रमेय 64 आपके पुस्तक में 262 पृष्ठ में दिया हुआ है। 262 पृष्ठ में देखिएगा प्रमेय नंबर 64। प्रमेय का कथन है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या है वो पहले समझ लीजिए। एक ऐसा चतुर्भुज, ये देखिए, एक ऐसा चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शेष मतलब बिंदु, शेष बिंदु ए बी सी डी, चतुर्भुज का ये शेष बिंदु कहलाता है ए बी सी डी। तो इसमें चतुर्भुज के शेष कौन कौन से, ए बी सी डी चतुर्भुज के चारों शेष वृत्त पर स्थित है, ना कि वृत्त के अंदर, ना कि वृत्त के बाहर। समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज किसको कहेंगे, इस पहले आप ये समझ लीजिए। तो चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शेष वृत्त पर स्थित होते हैं, ठीक। अब उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम चलेंगे, प्रमेय नंबर 64 को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो जहां कहीं भी आपको चक्रीय चतुर्भुज मिले, समझिएगा कि चतुर्भुज वृत्त के अंदर बना हुआ है। पहले कथन लिख लें। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्या दिया है कथन में से, इस प्रमेय में से कथन में देखिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, चित्र बनाएंगे तब उसके बाद लिखेंगे दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी। केंद्र बिंदु O, A, B, C, D, बिंदु D। A से B को मिलाया, B से C को मिलाया, C से D को मिलाया और D से A को मिलाया। इस प्रकार से चक्रीय चतुर्भुज के चार शेष पहले आप ए बी सी डी वृत्त पर लेंगे, फिर ए से बी को मिलाएंगे, बी से सी को, सी से डी को और डी से ए के। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी। फिर ए बी सी डी के दिया, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है सम्मुख कोण। अब बताएंगे सम्मुख कोण कौन कौन सा होगा। सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण एक दूसरे के सामने का कोण सम्मुख कोण कहलाता है। तो ए और सी सम्मुख कोण कहलाएंगे।
वैसे ही बी और डी ये दोनों सम्मुख कोण कहलाएंगे। और सिद्ध करना है कि सम्मुख कोणों का योगफल अर्थात सम्मुख कोण ए, सम्मुख कोण सी दोनों का योगफल 180 अंश तथा कोण बी का सम्मुख कोण डी दोनों का योगफल 180 अंश। रचना दिया हुआ चित्र, इसके अलावा हमको जो अलग से काम करना है उसको रचना के अंतर्गत लिखेंगे। क्या करना होगा देखिए, वृत्त के केंद्र O को A से मिलाया ऐसे और O को C से मिलाया। केंद्र O से A तथा C को मिलाया जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब उत्पत्ति चक्रीय चतुर्भुज को चाहे तो आप इस प्रकार से एक निश्चित दिशा में घूमते हुए तीर के द्वारा भी दिखा सकते हैं। इस प्रकार से आपका वृत्त बना हुआ है। चाप AC की बात करते हैं या चाप BC की बात करते हैं या चाप BD की बात करते हैं, किसी एक निश्चित दिशा की तरफ दिशा से लेकर के चलेंगे। अब उपपत्ति में कथन और कारण पहले कॉलम में इस प्रकार से दो खान बना लेंगे, कथन और कारण। ध्यान से देखिएगा, एक चाप A से C तक, इसको ऐसा भी कह सकते हैं A से B से होता हुआ चाप AC। ध्यान से देखिए, बिंदु B से होता हुआ चाप AC है, मतलब यहां से लेकर के बिंदु C तक एक चाप है, तो चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा होगा? चाप AC। तो चाप AC के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB, कोण AOC। चाप AC के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOC। फिर चाप के द्वारा शेष परिधि के बाहर बिंदु D पर बना कोण ADC होगा। ठीक है, इसको फिर प्रमेय 58 की सहायता से फिर उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। चाप AC, तो चाप AC के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOC है। इसको दो लाइन में यहां पे और स्पष्ट कर दूं, फिर उत्पत्ति में आएंगे। इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण और शेष परिधि पर बने कोण को मैं स्पष्ट कर दूं, उत्पत्ति ज्यादा लंबा नहीं है। यदि हम चाप AC लेते हैं, चाप AC, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं ABC, B से होता हुआ, तो चाप ABC द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये वाली कोण, केंद्र पर बना कोण AOC है तथा शेष चाप AC के लिए शेष परिधि C से A तक शेष परिधि पर बना कोण ADB है, ADB है। इसी प्रकार चाप CA, AC लिया,
फिर सी ए लेंगे, इसको सी डी ए भी कह सकते हैं, चाप सी ए या सी डी ए। तो चाप सी ए द्वारा केंद्र पर बना कोण कोण सी ओ ए तथा शेष परिधि पर बना कोण AC के लिए जैसे हमने बिंदु D पर कोण लिया था ADB, वैसे ही जब हम चाप CA की बात कर रहे हैं, चाप CA, तो चाप CA की बात करते हैं, तो चाप CA के लिए शेष परिधि का बिंदु B कहलाएगा। तो बिंदु B पर कोण बना कोण ABC, ABC है। इस प्रकार से केंद्र पर बना कोण AOC और COA, शेष परिधि के बिंदु D पर बना कोण ADB और ABC है। अब उत्पत्ति के लिए कॉलम बना लेते हैं, कथन और कारण का। सबसे पहले लिखेंगे चाप ABC या चाप AC। इसमें यदि आपको शंका हो तो मैं इसको AC ही लिख दूं, चाप AC। तो चाप AC द्वारा केंद्र पर बना कोण AOC, कोण AOC और शेष परिधि पर बना कोण ADB, कोण ADB। प्रमेय 58, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। शेष परिधि पर बने कोण ADB का दुगुना होता है। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि चाप AC का अंश माप, चाप AC द्वारा केंद्र पर बना कोण, और कोई चाप केंद्र पर जो कोण बनाता है उसको उस चाप का अंश माप भी कहते हैं। जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चाप AC का अंश माप दो गुणा कोण ADB। फिर चाप CA, चाप CA द्वारा केंद्र पर बना कोण COA, केंद्र पर बना कोण शेष चाप CA द्वारा केंद्र पर बना कोण COA, इसको कहेंगे। तो COA शेष परिधि के बिंदु B पर बने कोण का दुगुना होगा। तो बिंदु B पर बना कोण कौन सा? ABC। थोड़ा सा यहाँ पे आपका ध्यान लेने चाहूंगा। हमने चाप AC लिया है, तो चाप AC का केंद्र पर बना कोण AOC और शेष परिधि के बिंदु D पर बना कोण, बिंदु D पर बना कोण ADC पढ़ेंगे। इसको ADB को मैं मिटाऊंगा, इसको ADC पढ़ेंगे। यही कोण हमने यहां पर लिया है, तो ADC हो जाएगा। दो गुणा कोण ADC, दो गुणा कोण ADC। अब दूसरे चाप CA के द्वारा केंद्र पर बना कोण COA बिंदु B पर बने कोण का, बिंदु B पर बना कोण ABC का दुगुना होगा। या उसको अंश माप के पदों में लिखेंगे तो चाप CA का अंश माप, चाप CA का अंश माप बराबर दो गुणा कोण ABC। अब इनका कारण क्या लिखेंगे? हमने ऐसा क्यों कि, तो इसको प्रमेय 58 के कथन अनुसार पूरे कथन को आप लिख सकते हैं, या लिखें, या ऐसा कह सकते हैं कि चाप AC द्वारा शेष परिधि पर बना कोण
या इस दोनों कथन के लिए हम एक साथ इसको पूरे कथन को लिख दें, ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, आपको प्रमेय का कथन भी याद रहेगा। दोनों के लिए, इस कथन के लिए केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, ये भी केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो इन दोनों कथन के लिए हम लिखेंगे प्रमेय 58 का कथन, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अब 2 और 4 से चाप AC का अंशमाप, ये हमने जो मिला था चाप AC का अंशमाप और चाप CA का अंशमाप, दोनों को जोड़ के चलेंगे तो चाप AC का अंशमाप और चाप CA का अंशमाप बायां पक्ष को जोड़ दिया और दोनों का दायां पक्ष मिला 2 गुणा कोण ADC धन 2 गुणा कोण ABC। अब ये कहां से लिया, 2 व 4 से, 2 और 4 दोनों को जोड़ने पर ऐसा लिख सकते हैं, 2 व 4 को जोड़ने पर अब ये देखिए चाप AC का अंशमाप और चाप CA का अंशमाप, ये आपको पहले दिन बताया गया था। जब किसी वृत्त का चाप लेते हैं तो वह चाप लघु चाप हो सकता है, तो उस चाप का शेष भाग दीर्घ चाप होगा। यह अर्धवृत्त होता है, तो उस स्थिति में जब हम लघु चाप और दीर्घ चाप की बात करते हैं तो दोनों लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों के अंशमाप का योगफल सदैव 360 अंश होता है, जो वृत्त का अंशमाप कहलाता है। तो यहां पर हमने जो चाप AC लिया, ये चाप AC का अंशमाप A से लेकर के C तक, चाप CA का अंशमाप C से लेकर के A तक, इस प्रकार से देखिए A से C तक और C से A तक, इस प्रकार से संपूर्ण वृत्त एक पूरा वृत्त बन जाता है और पूरे वृत्त का कोण 360 अंश होता है। तो पूरे वृत्त का कोण 360 अंश होता है, तो इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे 360 अंश बराबर, दाएं पक्ष में 2 कॉमन है। अब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ADC को केवल कोण D और ABC को, ये देखिए ADC, इस कोण को हम केवल कोण D, क्योंकि इस बिंदु पर केवल एक ही कोण बना है। ABC को कोण B कह सकते हैं क्योंकि बिंदु B पर केवल एक ही कोण बना है। तो ADC के लिए हमने कोण D लिखा, ABC के लिए कोण B लिखा। अब 2 का पक्षांतर कीजिए, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा कोण D धन कोण B बराबर 360 अंश। तब कोण B धन कोण D बराबर 360/2। यहां पर हमने क्या किया, जो हमें सिद्ध करना था, ध्यान से देखेंगे, B धन D, कोण B धन कोण D, इसलिए मैंने इसको D धन B को B धन D लिखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हम 1 धन 2 को 2 धन 1 लिखे, दोनों का मतलब ही 3 होता है। 2 पदों को जोड़ने के लिए, जैसे 2 धन 3 बराबर 5, 5 धन 3 धन 2 बराबर 5, तो ऐसे ही हम पदों को, हमने यहाँ पर केवल D धन B को, केवल ये D कोण D धन कोण B को कोण B धन कोण D लिखा, आपस में इन दोनों को बदल दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको ऐसे सिद्ध करना है, तो जो हम सिद्ध करना है उसी बिंदु पे आके उसी बिंदु को लेके चलेंगे। कोण B धन कोण D बराबर 360/2। 2 का पक्षांतर किए, 2 का पक्षांतर करने के बाद इसको भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, हासिल बचा 1, 16 हो जाएगा यहाँ पे, 2 8 16 और 0 का 0, 180/1, अर्थात कोण B
धन कोण D बराबर 180, कोण B धन कोण D बराबर 180। जो आपको सिद्ध करना था सम्मुख कोणों का योगफल, तो कोण B और कोण D दोनों सम्मुख कोण हैं, इन दोनों का योगफल 180 अंश सिद्ध हो गया। क्या लेके चला था, ध्यान रखिएगा, चाप AC। तो चाप AC के लिए शेष परिधि पर बना कोण ADC, मतलब जहां हम चाप AC की बात करते हैं तो इसके बाहर बिंदु D पर कोण बना, उसको पढ़ेंगे ADC। और जब हम चाप CA की बात करते हैं, चाप CA के लिए, तो चाप CA के लिए चाप CA के बाहर बिंदु B पर कोण बना, इसको पढ़ेंगे ABC। इसलिए मैंने दो कोण लिखा, ADC और ABC। पिछला प्रमेय का कथन, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण AOC, चाप AC लिया था, तो केंद्र पर बना कोण AOC शेष परिधि के बिंदु D पर बने कोण ADC का दुगुना होता है। वैसे ही चाप CA द्वारा केंद्र पर बना कोण COA और चाप CA के द्वारा शेष परिधि पर के बिंदु B पर बने कोण ABC का दुगुना होता है। अब किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उस चाप का अंशमाप कहलाता है, तब उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि चाप AC का अंशमाप बराबर 2 गुणा कोण ADC, और चाप CA के लिए लिखेंगे चाप CA का अंशमाप बराबर 2 गुणा कोण ABC। समीकरण 2 और समीकरण 4 दोनों को जोड़ देंगे, तो समीकरण 2 और समीकरण 4 को जोड़ने पर ये देखिए 2 और 4 को जोड़ने पर क्या मिल गया, चाप AC का अंशमाप और चाप CA का अंशमाप। ये बायां पक्ष से जुड़ गया। समीकरणों को जोड़ते समय ध्यान रखेंगे, दोनों समीकरणों का बायां पक्ष जोड़ेंगे बायां पक्ष में, दोनों समीकरणों को दायां पक्ष जोड़ेंगे दायां पक्ष में। ठीक है, तो बायां और ये दोनों बायां पक्ष को हमने जोड़ दिया बायां पक्ष में, बराबर के बाद ये दायां पक्ष और ये दायां पक्ष दोनों को जोड़ दिया दायां पक्ष में। अब चाप AC का अंशमाप और चाप CA का अंशमाप, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूं, चाप A से C तक और चाप C से A तक दोनों का अंशमाप मतलब संपूर्ण वृत्त, संपूर्ण वृत्त का अंशमाप 360 अंश का होता है। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, ये दोनों चाप का अंशमाप है, तो दोनों चापों का अंशमाप का योगफल 360 अंश हुआ। तो 360 बराबर, यहां पे हमने लिखा देखो ADC की जगह कोण D, यहां पे बदला हुआ थोड़ा सा, देखिए कोण ADC है उसके जगह हमने लिखा कोण D। तो कोण ADC इस बिंदु पर जो कोण बनता है, क्योंकि यदि किसी बिंदु पर एक ही कोण बनता है तो उसको केवल ऐसा भी लिख सकते हैं कोण ADC ना लिख करके केवल कोण D, और कोण ABC को हम कोण B पढ़ सकते हैं यदि उस बिंदु पर केवल एक कोण बना है। तो कोण D धन कोण B। अब इसको पक्षांतर करके लिखेंगे तो 2 गुणा कोण D धन कोण B बराबर 360, या कोण B धन कोण D बराबर 360, 2 का पक्षांतर किया तो ये 2 का जो गुणा है वो 2 जो यहाँ पे स्पष्ट लिख दूं मैं, ये 2 का पक्षांतर कर देंगे तो 360 बटे 2, और 360 बटे 2, 2 से 360 को भाग दिया 180, तो कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश आपका इस प्रमेय का आधा भाग सिद्ध हुआ, पहला भाग। दूसरा भाग जो बचा है कोण A धन कोण C बराबर 180, इसको भी सिद्ध करना है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए ये भाग हो गया, मिटा दें। देखिए जो हमको सिद्ध करना है वो याद रखिएगा, 2 बिंदु सिद्ध करने, इसमें पहला बिंदु सिद्ध हुआ, नीचे वाला बिंदु B धन D बराबर 180 अंश सिद्ध हुआ, अभी A धन C बराबर 180 अंश लाना बाकी है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कक्षा 9वीं में पढ़ा है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ऐसे ही चतुर्भुज के लिए, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, वैसे ही चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो यहां भी एक चतुर्भुज बना था ABCD, ठीक है।
उत्पत्ति का शेष भाग है ये, कथन और कारण का। यहां कथन लिखेंगे। अब 8वें 9वें स्टेप के बाद हम 10वां स्टेप आ जाएंगे। 10वें चरण में देखिए, क्योंकि या ऐसा इसको लिखेंगे, कोण ए चूंकि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360। ऐसा क्यों लिखा, मैंने आपको अभी बताया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। चतुर्भुज कौन सा बनाया था, ए बी सी डी। कोण कौन से हुए, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो चारों का योगफल हो जाएगा कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के लिए, ये किसी भी चतुर्भुज में लागू होता है, किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का, चारों कोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल योगफल 360 अंश होता है। अब यहां से इसको हम इस प्रकार से अलग अलग कर लेंगे। देखिए क्या सिद्ध किया था, बी धन डी, बी और डी को एक साथ, ए धन सी लाना है तो ए धन सी को एक साथ। देखिए कोण ए धन कोण सी अलग कर दिया, धन कोण बी धन कोण डी, कोण बी धन कोण डी बराबर 360। ऊपर वाले स्टेप और नीचे वाले स्टेप में कोई अंतर नहीं है, हमने पदों को केवल व्यवस्थित कर दिया। हमको जैसा सिद्ध करना है उस सुविधा के आधार पे, कोई अंतर नहीं आया, ठीक है ना। थोड़ी देर के जैसे बता दूं, 1 धन 2 धन 3 धन 5, टोटल क्या होता है 1 2 3, 3 और 3 6, 6 5 11। इसको आप ऐसा करके जोड़िए, 1 और 3 4, 5 और 2 7, 7 और 4 11। योग में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए हम पदों का समूह अपनी सुविधा अनुसार जो हमको सिद्ध करना है इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। तो कोण ए धन कोण सी धन कोण बी धन कोण डी बराबर 360। फिर कोण ए धन कोण सी धन, अभी जो हमने सिद्ध किया था ध्यान से देखिए, कोण बी धन कोण डी बराबर 180 होता है, ये हमने सिद्ध किया था। तो कोण बी धन कोण डी इसके जगह लिख देंगे 180। ये कहां से, पद 9 से। आपके जो 9वें चरण में मिला था कोण बी धन कोण डी बराबर 180, वो इसके जगह हमने लिख दिया। तो ए धन सी धन 180 बराबर 360। अब 180 का पक्षांतर कीजिए, तो कोण ए धन कोण सी बराबर 360 ऋण 180। तो कोण ए धन कोण सी बराबर 180। 360 में 180 घटाया, 180 शेष बचा। क्या सिद्ध करना था, ध्यान से देखिए, कोण ए धन कोण सी बराबर 180, कोण ए धन कोण सी बराबर 180 लाना था, वो भी मिल गया। पहला हमने सिद्ध किया था कोण बी धन कोण डी बराबर 180, वो भी आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ज्यामितीय विधि से हमने उसको सिद्ध करके देख भी लिया, ठीक है। याद रखिएगा, किसी भी चक्र चतुर्भुज में आमने सामने के अर्थात सम्मुख कोणों का योगफल सदैव 180 अंश का ही होता है। तो इसमें सम्मुख कोण कौन कौन सा है, ये नामांकन के आधार पर स्पष्ट होता है। अभी हमने ABCD चतुर्भुज लिया था, इसलिए ए का सम्मुख कोण सी होगा, बी का सम्मुख कोण डी होगा। किसी अन्य चतुर्भुज में जैसा उसका नाम आता है उस आधार पर उसको सम्मुख कोणों का नाम देंगे। नामांकन महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें केवल कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है कि आमने सामने के कोणों का योगफल सदैव
80 अंश होता है। ये पहला भाग था। दूसरे भाग को सिद्ध करने का दो तरीका है, जैसे कि थोड़ी देर बाद आपका समय लूंगा। ये भी हमने चतुर्भुज बनाया था, केंद्र बिंदु O, A, B, C, D। A B को मिलाया, B C को मिलाया, C D को मिलाया A को। अभी हमने सिद्ध करने के लिए क्या किया था, चाप AC और चाप CA की बात की। पहले उस बिंदु को सिद्ध करने के लिए क्या लिया था, चाप AC और चाप CA। अब इस भाग को सिद्ध करने के लिए आप उसी की भांति बिल्कुल रिपीट करना है दोबारा। हम चाप BD, ये देखिए चाप BD और चाप DB के द्वारा भी बता सकते हैं। चाप BD के द्वारा कोण कहां बनेगा, A पर। चाप BD के द्वारा कोण बनेगा A पर, और चाप DB के द्वारा कोण बनेगा C पर। और जैसे AC के लिए कोण बना था D पर, CA के लिए कोण बना था B पर, और हमने क्या सिद्ध किया था कि B धन D बराबर 180। वैसे ही जब हम चाप BD की बात करते हैं तो चाप BD के लिए शेष परिधि के बिंदु A पर कोण A बनेगा। चाप DB के लिए शेष परिधि के बिंदु C पर कोण C बनेगा। और जैसे हम B धन D बराबर 180 अंश सिद्ध किए हैं, वैसे ही कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश ऐसे भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। दूसरे भाग को, इसके दूसरे भाग को सिद्ध करने के दूसरा तरीका है, चाप के माध्यम से भी सिद्ध कर सकते हैं, चाप BD और चाप DB लेकर के, ठीक है। या जैसे मैंने कहा, ये ज्यादा सरल पड़ेगा आपको, ठीक है, ये ज्यादा आपको सुविधाजनक रहेगा, इसलिए आप इसको इस प्रकार से अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगली कक्षा में प्रश्नावली का अभ्यास। इन प्रमेय जो हमने अभी तक प्रमेय पढ़ा, इन प्रमेय से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक दो प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।